हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज से, जो आपके आगामी हॉस्टल वार्डन एग्जाम और बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कंप्यूटर साइंस ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बात करें तो इसमें आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट, लेक्चर वाइज क्विज, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड वीडियो, ये सभी फीचर्स देखने को मिल जाएंगी। इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब को जरूर डाउनलोड करें। इसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सबसे पहले कोर्स सेक्शन में जाइएगा, कंप्यूटर साइंस क्लासेस वो सीजी वेपन पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करिएगा, इसकी डिटेल्स चेक करिएगा। उसके बाद बाय नाउ में क्लिक करते हुए पेमेंट को इनिशिएट करिएगा और एक बार पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हैज़ एन बिल्ट इन सिस्टम क्लॉक दैट एमिट मिलियंस ऑफ रेगुलरली स्पेस इलेक्ट्रिक पल्स पर डैश कॉल्ड क्लॉक साइकिल। आपको टाइम बताना है, मतलब इसका है कंप्यूटर में एक अंतर्निहित सिस्टम घड़ी है जो प्रति डैश नामक घड़ी चक्र के लाखों नियमित रूप से स्पेस इलेक्ट्रिक पल्स का उत्सर्जन करती है। सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड या मिनट्स? इसका सही आंसर होगा सेकेंड्स में करती है। ठीक है, कंप्यूटर में एक देखा जाए तो बिल्ट इन सिस्टम क्लॉक रहती है जो कि मिलियंस ऑफ रेगुलरली स्पेस इलेक्ट्रिक पल्स एमिट करती है पर सेकेंड के हिसाब से, जिसको अपन क्लॉक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, द रेगुलरली स्पेस इलेक्ट्रिक पल्स पर सेकेंड इज रेफर एज क्लॉक साइकिल, उसको क्लॉक साइकिल बोलते हैं। ऑल द जॉब्स परफॉर्म बाय द प्रोसेसर आर ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉक साइकिल। जितने भी कार्य प्रोसेसर द्वारा किए जाते हैं वो देखा जाए तो उसी पे बेस रहते हैं और उसको क्लॉक साइकिल से रिफर किया जाता है, और ये पर सेकेंड के हिसाब से एमिट होते हैं रेगुलर स्पेस में। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, द ऑपरेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व क्लॉक साइकिल इज, मतलब जिस ऑपरेशन में घड़ी चक्र शामिल नहीं है वो क्या है, इनमें से आपको बताना है। इंस्टॉलेशन ऑफ अ डिवाइस, एग्जीक्यूट, फेच या डिकोड। द ऑपरेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व क्लॉक साइकिल इज, इनमें से आपको बताना है वो ऑपरेशन क्या नहीं है जिसमें क्लॉक साइकिल की जरूरत नहीं पड़ती। सही आंसर है इंस्टॉलेशन ऑफ अ डिवाइस। आपके इंस्टॉलेशन ऑफ डिवाइस में क्लॉक साइकिल की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इसकी बात करें तो सेवरल क्लॉक साइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू फेच, एग्जीक्यूट एंड डिकोड ए पर्टिकुलर प्रोग्राम। अगर कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट कराना है, फेच करना है, डिकोड करना है, तो इन सभी में क्लॉक साइकिल की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो इंस्टॉलेशन ऑफ डिवाइस रहता है उसमें देखा जाए तो क्लॉक साइकिल की जरूरत नहीं पड़ती, वो देखा जाए तो सिस्टम द्वारा खुद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स पर सेकेंड इज रेफर्ड एज, मतलब प्रति सेकेंड घड़ी चक्र की संख्या को क्या कहा जाता है? क्लॉक स्पीड, क्लॉक फ्रीक्वेंसी, क्लॉक रेट या क्लॉक टाइमिंग? इनमें से आपको बताना है द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स पर सेकेंड इज रेफर्ड एज। इन सभी ऑप्शंस में से प्रति सेकेंड घड़ी चक्र की संख्या को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? क्लॉक स्पीड। ठीक है, क्लॉक स्पीड कहा जाता है। अगर इसकी बात करें, द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स पर सेकेंड इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड। देखा जाए तो क्लॉक साइकिल्स पर सेकेंड को क्लॉक स्पीड बोलते हैं। इसको मेजर किया जाता है गीगाहर्ट्ज से, मतलब 10⁹ साइकिल्स पर सेकेंड को गीगाहर्ट्ज बोला जाता है और मेगाहर्ट्ज 10⁶ साइकिल्स पर सेकेंड को बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, CISC स्टैंड फॉर, CISC का आपको पूरा नाम बताना है। कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सेंस्ड CPU, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंस सेंस्ड CPU या कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट CPU? CISC का आपको पूरा नाम बताना है। इसका सही आंसर रहेगा, CISC का पूरा नाम होता है, सही आंसर इसका B रहेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अगर इसकी बात करें तो CISC इज अ लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। एक लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर CISC कहलाता है। एंड इट हैज़ अ वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन, इट हैज़ ए वैरायटी ऑफ एड्रेसिंग मोड। CISC का आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म रहता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड लेंथ ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर, मतलब एक व्यक्तिगत कंप्यूटर की शब्द लंबाई कितनी होती है? 64 बिट, 16 बिट, 8 बिट या 32 बिट्स? वर्ड लेंथ ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर, मतलब एक व्यक्तिगत कंप्यूटर की शब्द लंबाई, इनमें से आपको बतानी है क्या रहती है। इसका सही आंसर है, एक पर्सनल कंप्यूटर की वर्ड लेंथ रहती है 8 बिट। ठीक है, अगर इसकी बात करें, द वर्ड लेंथ विच इज़ द साइज ऑफ अ वर्ड इज रेफर्ड एज 8 बिट्स इन पर्सनल कंप्यूटर। किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में वर्ड लेंथ की साइज जो रहती है वे 8 बिट की रहती है। वर्ड साइज इज जनरली द नंबर ऑफ बिट दैट ए प्रोसेस
इन वन गो बाय अ सीपीयू। सीपीयू द्वारा किसी भी, देखा जाए तो एक बार में जितनी नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस की जा सकती है उसको वर्ड साइज से रेफर किया जाता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। कोई एक अगर पर्सनल कंप्यूटर है तो उसकी वर्ड लेंथ 8 बिट की रहती है। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रोसेसर विच इज़ कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, मतलब एक ऐसे प्रोसेसर का इनमें से आपको बताना है जो उत्पादन करने में जटिल और महंगा है। RISC, एपिक, CISC या मल्टी कोर। प्रोसेसर विच इज़ कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, मतलब एक इनमें से आपको प्रोसेसर का नाम बताना है जो उत्पादन में जटिल और महंगा रहता है। सही आंसर है कौन सा प्रोसेसर? CISC वाला। ठीक है, जो आपका CISC रहता है स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर को रेफर किया जाता है। इट इज़ मोस्टली यूज इन पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में जो प्रोसेसर का यूज़ होता है वो CISC वाला होता है। ठीक है, इट हैज़ ए लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट एंड ए वेरिएबल लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन इसमें रहते हैं वो देखा जाए तो लार्ज रहते हैं और वेरिएबल लेंथ के रहते हैं आपके CISC में। ठीक है, तो जो इसका उत्पादन रहता है वो कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव रहता है। ठीक है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, CPU has a built-in ability to execute a particular set of machine instruction which is called, मतलब CPU में मशीन निर्देशों के एक विशेष सेट को निष्पादन करने की अंतर्निहित क्षमता को क्या कहा जाता है? इनमें से आपको बताना है इंस्ट्रक्शन सेट, रजिस्टर, सीक्वेंस सेट या यूज़र इंस्ट्रक्शन। CPU has a built-in ability to execute a particular set of machine instruction which is called, इसका सही आंसर है उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, CPU में देखा जाए तो बिल्ट इन रहता है एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन, उसको इंस्ट्रक्शन सेट बोला जाता है। अगर इसकी बात करें, एन इंस्ट्रक्शन इज एनी टास्क विच इज़ परफॉर्म बाय प्रोसेसर। प्रोसेसर द्वारा अगर कोई भी टास्क परफॉर्म किया जाता है तो वो इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन और रजिस्टर। रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखा जाता है। एंड इंस्ट्रक्शन सेट इज़ अ सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और ये जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं? मशीन इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में रहते हैं। आपको इतना याद रखना है कि CPU में जो मशीन निर्देशों का एक विशेष सेट को निष्पादन करने की अंतर्निहित क्षमता को इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लेंथ ऑफ अ रजिस्टर इज कॉल्ड, मतलब एक रजिस्टर की लंबाई को क्या कहा जाता है? इनमें से आपको बताना है वर्ड लिमिट, वर्ड साइज, रजिस्टर लिमिट या रजिस्टर साइज। द लेंथ ऑफ अ रजिस्टर इज कॉल्ड, एक रजिस्टर की लंबाई को क्या कहा जाता है? इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है, ध्यान रखिएगा। उसको कहा जाता है, सही आंसर रहेगा उसको वर्ड साइज कहा जाता है। ठीक है, एक रजिस्टर की जो लंबाई रहती है द लेंथ ऑफ अ रजिस्टर, उसको वर्ड साइज कहा जाता है। द लेंथ ऑफ अ रजिस्टर इज कॉल्ड वर्ड साइज। ठीक है, वर्ड साइज कहा जाता है। इट टेल्स द नंबर ऑफ बिट्स अ रजिस्टर कैन स्टोर, मतलब रजिस्टर देखा जाए तो जितने नंबर ऑफ बिट्स को स्टोर करके रख सकता है उसको वर्ड साइज से डोनेट किया जाता है। ठीक है, और रजिस्टर क्या रहता है? रजिस्टर देखा जाए तो CPU का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये तो एकदम बेसिक है, इसको आपको ध्यान रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द CPU कॉल्ड। ठीक है, आंसर आपको दिख चुका है। व्हाट इज़ द, देखा जाए तो हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द CPU, उसको बोलते हैं कैश मेमोरी। ये सब अभी ऑप्शंस दिए गए थे। जो आपकी मुख्य मेमोरी और CPU के बीच एक उच्च गति मेमोरी को क्या कहा जाता है? कैश मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो जो आपकी कैश मेमोरी रहती है, द कैश मेमोरी इज़ अ हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द CPU। जो आपकी कैश मेमोरी रहती है ना, वो आपके मेन मेमोरी और CPU के बीच एक हाई स्पीड मेमोरी रहती है। ठीक है, जो आपकी कैश मेमोरी है वो हाई स्पीड मेमोरी उसको बोला जाता है, एक मेन मेमोरी और CPU के बीच। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, वट एवर द डेटा इज फाउंड इन कैश मेमोरी इट इज़ कॉल्ड डैश, मतलब जब भी कैश मेमोरी में डेटा पाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? हिट, मिस, फाउंड या एरर। Whenever the data is found in cache memory, it is called dash। जब भी कैश मेमोरी में डेटा पाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हिट, HIT। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। Whenever the data is found in cache memory, it is called cache hit। कैश हिट कहा जाता है जो कैश मेमोरी में डेटा पाया जाता है। जो आपका CPU फर्स्ट चेक इन कैश मेमोरी सिंस इट इज़ द क्लोजेस्ट टू द CPU। देखा जाए तो जो CPU और चेक करता है किसी भी मेमोरी को, तो उनमें से सबसे पहले कैश मेमोरी को चेक करता है, क्योंकि वो देखा जाए तो CPU के सबसे नज़दीक रहता है। ठीक है, तो जो भी डेटा आपकी कैश मेमोरी में पाया जाता है उसको कैश हिट बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है,
LRU स्टैंड फॉर, LRU का आपको पूरा नाम बताना है। लो रेट यूसेज, लीस्ट रेट यूसेज, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड या लो रिक्वायरमेंट यूसेज। LRU का आपको पूरा नाम बताना है। इन सभी ऑप्शंस में से बताना है। LRU स्टैंड फॉर, इसका सही आंसर है LRU को फुल फॉर्म होता है लीस्ट रिसेंटली यूज। अगर इसकी बात करें तो LRU स्टैंड फॉर लीस्ट रिसेंटली यूज, इसको बोला जाता है। LRU इज ए टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट पॉलिसी यूज बाय कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी द्वारा एक रिप्लेसमेंट पॉलिसी का यूज किया जाता है, उसको LRU से रेफर किया जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म रहता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When the data at a location in cache is different from the data located in the main memory, the cache is called। मतलब जब कैश मेमोरी में किसी स्थान पर डेटा मुख्य मेमोरी में स्थित डेटा से अलग रहता है तो कैश को क्या कहा जाता है? यूनिक, इनकंसिस्टेंट, वेरिएबल या फॉल्ट। When the data at a location in cache is different from the data located in main memory, then the cache is called, कैश इज कॉल्ड, उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो आपका द कैश इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंसी क्या रहती है? मस्ट बी अवॉइडेड एट एज इट इज लीड टू द सीरियस डेटा बग। जब इनकंसिस्टेंसी आती है ना, वो देखा जाए तो एक सीरियस डेटा बग के रूप में आती है, और इसको हमेशा अवॉइड करना ही चाहिए। और इसको क्या बोला जाता है? जब कैश में किसी स्थान पर डेटा मुख्य मेमोरी में स्थित डेटा से अगर अलग रहता है तो उसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी को हम लोग को अवॉइड करना रहता है, क्योंकि देखा जाए तो उससे सीरियस डेटा बग प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट पॉलिसी टू अवॉइड कैश कोहेरेंस। मतलब देखा जाए तो एक कैश कोहेरेंस रहता है, उससे बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक लिखित नियम नहीं है? इनमें से आपको बताना है। कैश कोहेरेंस एक टर्म है, उसको अवॉइड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम नहीं है? राइट थ्रू, राइट विद इन, राइट बैक या बफर्ड राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट पॉलिसी टू अवॉइड कैश कोहेरेंस? सही आंसर है आपका राइट विद इन। ये देखा जाता है ऐसा कोई पॉलिसी नहीं रहता है, ऐसा कोई नियम नहीं रहता है जो कैश कोहेरेंस को अवॉइड करने के लिए किया जाता है। देयर इज नो पॉलिसी विच इज कॉल्ड राइट विद इन पॉलिसी। राइट विद इन पॉलिसी नाम का कोई भी पॉलिसी नहीं रहता है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। उसके बाद राइट थ्रू रहता है, राइट बैक रहता है और बफर राइट रहता है। द अदर थ्री ऑप्शंस, इसकी बात हो रही है, अदर थ्री ऑप्शंस आर द राइट पॉलिसी विच आर यूज्ड टू अवॉइड द कैश कोहेरेंस। कैश कोहेरेंस को अवॉइड करने के लिए देखा जाए तो बहुत सारी पॉलिसीज है। ये तीन रहती हैं, राइट थ्रू, उसके बाद राइट बैक और बफर्ड राइट। लेकिन राइट विद इन नाम की कोई पॉलिसी नहीं रहती है कैश कोहेरेंस को अवॉइड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है। द ट्रांसफर बिटवीन CPU एंड कैशे इज कॉल्ड। मतलब CPU और कैश के बीच देखा जाए तो ट्रांसफर होता है, स्थानांतर रहता है, उसको क्या बोला जाता है? ब्लॉक ट्रांसफर, वर्ड ट्रांसफर, सेट ट्रांसफर, द एसोसिएटिव ट्रांसफर। द ट्रांसफर बिटवीन CPU एंड कैश, CPU और कैश के बीच स्थानांतर को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है वर्ड ट्रांसफर। ठीक है, द ट्रांसफर देखा जाए तो वो क्या रहता है? द ट्रांसफर इज अ वर्ड ट्रांसफर। ठीक है, जो आपका CPU और कैश के बीच होता है। इन द मेमोरी सब सिस्टम द वर्ड इज ट्रांसफर ओवर द मेमोरी डेटा बस एंड टिपिकली हैज़ अ विड्थ ऑफ वर्ड एंड अ हाफ वर्ड। जो आपके CPU और कैश के बीच जितने भी ट्रांसफ़र होते हैं, स्थानांतर होते हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है, वर्ड ट्रांसफ़र बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है। एनी इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस वेयर द डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्रीव लेटर व्हेनेवर रिक्वायर्ड, उसको क्या बोला जाता है? ब्लैंक को फिल करना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग स्थल जहां डेटा को बाद में संग्रहित और पुनर्प्राप्त किया जा सकता है जब भी आवश्यकता हो, उसको क्या बोला जाता है? मेमोरी, ड्राइव, डिस्क या सर्किट। इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है, उसको बोला जाता है मेमोरी। ठीक है, एकदम बेसिक था ये। तो देखा जाए तो मेमोरी क्या रहता है? एक इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस रहता है जो कि डेटा को स्टोर करके रख सकता है और कभी भी उससे रिट्रीव करके डेटा को देखा जा सकता है। मेमोरी इज अ प्लेस वेयर द डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड लेटर कैन रिट्रीव। मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू रजिस्टर, कैश, मेन मेमोरी। ठीक है, मेमोरी को देखा जाए तो बहुत सारे अदर क्लासिफिकेशन से कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः रजिस्टर, कैश और मेन मेमोरी के रूप में इसको देखा जा सकता है। ठीक है, एकदम बेसिक था ये, इसको ध्यान में रखना है आपको। आगे देखते हैं। द मेमोरी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द सेमीकंडक्टर चिप्स इज डैश। मतलब जो आपका सेमीकंडक्टर चिप्स रहता है उसका उपयोग करके जो वर्क करता है, इम्प्लीमेंटेड होता है, उस मेमोरी को क्या कहा जाता है?
कैश, मेन, सेकेंडरी या रजिस्टर। द मेमोरी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द सेमीकंडक्टर चिप इज कॉल्ड। इनमें से आपको बताना है कैश, मेन, सेकेंडरी या रजिस्टर। सही आंसर है आपका मेन मेमोरी। ठीक है, जो आपका मेन मेमोरी रहता है वो देखा जाए तो इम्प्लीमेंट कैसे करता है, सेमीकंडक्टर चिप्स के द्वारा। जो आपका मेन मेमोरी रहता है ना, द मेन मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द सेमीकंडक्टर चिप्स। सेमीकंडक्टर जो चिप्स रहते हैं उसके बेसिस पर वर्क करता है, उसके बेसिस पर अपने जितने भी वर्क्स रहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करता है। जो आपका मेन मेमोरी इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में आपका मेन मेमोरी रहता है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ रैम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ रोम। ठीक है, ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, साइज ऑफ डैश मेमोरी मेनली डिपेंड ऑन साइज ऑफ एड्रेस बस। डैश मेमोरी का आकार मुख्य रूप से आपके एड्रेस बस के आकार पर निर्भर करता है। कौन सी मेमोरी उसका बताना है आपको, मेन, वर्चुअल, सेकेंडरी या कैश। साइज ऑफ डैश मेमोरी मेनली डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ एड्रेस बस। इनमें से आपको बताना है वो मेमोरी का क्या नाम है। उसका मेमोरी का नाम है आपका मेन मेमोरी है। ठीक है, जो आपका मेन मेमोरी रहता है, देखा जाए तो साइज ऑफ मेन मेमोरी, जो आपके मेन मेमोरी का साइज है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ एड्रेस बस। ठीक है, द साइज ऑफ मेन मेमोरी डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एड्रेस बस ऑफ द सीपीयू। सीपीयू का जो एड्रेस बस रहता है वही आपका मेन मेमोरी का साइज रहता है। द मेन मेमोरी मेनली कंसिस्ट ऑफ रैम एंड रोम। आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, उसी से आपका मेन मेमोरी बनता है। where RAM consists of current data and the program and ROM consists of permanent program like BIOS। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपका उससे बना रहता है ROM, और RAM में आपके करंट डेटा एंड प्रोग्राम रहते हैं। ठीक है, तो जो आपका साइज ऑफ मेन मेमोरी मेनली डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एड्रेस बस, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ एड्रेस बस। निम्नलिखित में से कौन सा पता बस, देखा जाए तो जो एड्रेस बस बोला जाता है उससे स्वतंत्र है। सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी, ऑनबोर्ड मेमोरी या कैश मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ एड्रेस बस। जो एड्रेस बस से स्वतंत्र है कौन सी मेमोरी है। सही इसका आंसर है कौन सा मेमोरी, आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी जो मेमोरी रहती है वह आपके एड्रेस बस से पूरी तरह स्वतंत्र रहती है। द सेकेंडरी मेमोरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एड्रेस बस। इट इंक्रीजेज द स्टोरेज स्पेस। स्टोरेज स्पेस को बढ़ाने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन ए फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस को देखा जाए तो उसको सेकेंडरी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। वो पूरी तरह एड्रेस बस से इंडिपेंडेंट रहती है। अगला क्वेश्चन है, डैश स्टोरेज इज अ सिस्टम वेयर ए रोबोटिक आर्म विल कनेक्ट और डिसकनेक्ट ऑफलाइन मास स्टोरेज मीडिया अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डिमांड। मतलब एक ऐसा स्टोरेज का बताना है, एक ऐसी प्रणाली है जहां पर रोबोटिक हाथ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की मांग के अनुसार ऑफलाइन मास स्टोरेज मीडिया को कनेक्ट या डिसकनेक्ट कर देता है। कौन सा में, सेकेंडरी, वर्चुअल, टर्शरी या मैग्नेटिक। सही इसका आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, आपकी टर्शरी में। जो आपका टर्शरी स्टोरेज रहता है उसमें देखा जाए तो सिस्टम क्या करता है, जो रोबोटिक आर्म रहता है ना उसको कनेक्ट या डिसकनेक्ट करता है ऑफलाइन मास स्टोरेज मीडिया से अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डिमांड के अनुसार। ठीक है, जो आपका टर्शरी स्टोरेज रहता है वो देखा जाए तो वो सही ऑप्शन रहेगा इसके रिगार्डिंग। जो आपका टर्शरी स्टोरेज है, इट इज़ यूज्ड इन द रीम्स ऑफ एंटरप्राइजेस स्टोरेज एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए इसका टर्शरी स्टोरेज का यूज किया जाता है लार्ज कंप्यूटर सिस्टम में और बिजनेस कंप्यूटर नेटवर्क्स में। एंड इट इज़ दैट इज़ समथिंग अ टिपिकली पर्सनल कंप्यूटर नेवर सीन फर्स्ट हैंड। ठीक है, जो आपका टर्शरी सिस्टम रहता है, जो आपका टर्शरी स्टोरेज रहता है वो एक ऐसा सिस्टम रहता है मेनली रोबोटिक्स आर्म को देखा जाए तो जो डिसकनेक्ट और कनेक्ट करने के काम आता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटरनल रजिस्टर ऑफ सीपीयू। सीपीयू के अंतर्रहित रजिस्टर का क्या स्थान है, इंटरनल, ऑन चिप, एक्सटर्नल या मदरबोर्ड। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटरनल रजिस्टर ऑफ सीपीयू। सीपीयू के अंतरिक जो आपका रजिस्टर है उसका स्थान आपको बताना है। इन सभी ऑप्शंस में से इंटरनल, ऑन चिप, एक्सटर्नल या मदरबोर्ड। सही इसका आंसर है ऑन चिप। ठीक है, ऑन चिप में रहता है। देखा जाए तो द इंटरनल रजिस्टर आर प्रेजेंट ऑन चिप, ऑन चिप में रहता है। दे आर देयरफॉर प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू एंड L1 कैशे ऑल्सो प्रेजेंट ऑन चिप इनसाइड द सीपीयू। सही इसका आंसर रहेगा ऑन चिप में। अगला क्वेश्चन है, MAR स्टैंड फॉर, MAR का आपको पूरा नाम बताना है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेन एड्रेस रजिस्टर, मेन एक्सेसिबल रजिस्टर या मेमोरी एक्सेसिबल रजिस्टर।
MAR का आपको पूरा नाम बताना है इन सभी ऑप्शंस में से। ध्यान रखिएगा, MAR का पूरा नाम रहता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। MAR का पूरा नाम रहता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अगर इसकी बात करें तो MAR स्टैंड फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इट होल्ड द एड्रेस ऑफ एन एक्टिव मेमोरी लोकेशन। एक्टिव मेमोरी लोकेशन का देखा जाए तो एड्रेस को होल्ड करके रखता है आपका MAR। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ नॉन इरेजेबल डिस्क दैट स्टोर डिजिटाइज्ड ऑडियो इंफॉर्मेशन। देखा जाए तो नॉन इरेजेबल, ठीक है, एक डिस्क को जो डिजिटाइज ऑडियो जानकारी संग्रहित करता है उसको क्या बोलते हैं? CD, CD-ROM, DVD-R या DVD-RW। अ नॉन इरेजेबल डिस्क दैट स्टोर डिजिटाइज ऑडियो इंफॉर्मेशन, एकदम बेसिक है, उसको बोला जाता है CD बोला जाता है। ठीक है, बहुत पहले इसका यूज़ होता था। ए कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोर डिजिटाइज ऑडियो इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड सिस्टम यूजिंग 12 सेंटीमीटर डिस्क। 12 सेंटीमीटर का डिस्क रहता है एंड कैन रिकॉर्ड मोर देन 60 मिनट्स ऑफ अनइंटरप्टेड प्लेइंग गेम्स। ठीक है, सही इसका आंसर CD रहेगा। अगला क्वेश्चन है अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज रिटन इन बाइनरी कोड ओनली। एक कंप्यूटर भाषा जो केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है उसको इनमें से आपको बतानी है। मशीन लैंग्वेज, सी, शी हैज या पास्कल। अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज रिटन इन बाइनरी कोड, एक कंप्यूटर भाषा जो केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है, इन सभी में से है। सही आंसर इसका मशीन लैंग्वेज रहेगा। ठीक है, एकदम आसान था ये। अगर इसकी बात करें अ मशीन लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड ओनली, जो आपका मशीन लैंग्वेज रहता है वो देखा जाए तो बाइनरी कोड में ही लिखा जाता है। इट कैन बी इजिली अंडरस्टूड बाई अ कंप्यूटर एंड इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। कंप्यूटर को तो समझ में आ जाएगा लेकिन हम लोग को देखा जाए तो उसको समझने के लिए बहुत टाइम लगता है। अ मशीन लैंग्वेज अनलाइकली द अदर लैंग्वेज रिक्वायर नो ट्रांसलेटर एंड इंटरप्रेटर। मशीनी लैंग्वेज को इस्तेमाल करने में कोई भी ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर का यूज़ नहीं रहता है। मशीनी लैंग्वेज में मुख्यतः बाइनरी कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही रिप्रेजेंटेशन है, किसी बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सभी ऑप्शंस में से उसका सही रिप्रेजेंटेशन आपको बताना है कौन सा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर। इसका सही आंसर है, एकदम बेसिक है ये, इसका सही रिप्रेजेंटेशन आपको D में देखने को मिल जाएगा। बाइनरी नंबर को देखा जाए तो वो सबसे पहले तो 0 और 1 में रिप्रेजेंट होता है और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर शुड बी कंप्राइज ऑफ ओनली 2 डिजिट 0 और 1। ठीक है, ऑल्सो फॉर द बेस द वैल्यू शुड बी 2, उसका बेस 2 रहता है। इट शुड बी रिटर्न एज अ सबस्क्रिप्ट एनक्लोजिंग द एंटायर नंबर। पूरे नंबर को एनक्लोज करके सबस्क्रिप्ट फॉर्म में 2 में आना चाहिए, इतना आपको पता रहना चाहिए। एंड द फोर्थ ऑप्शन गिव्स द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, यह देखा जाए तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है इन सभी ऑप्शंस में से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये खुद आपको करना है और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आपको खुद सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। कन्वर्ट्स द बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है, ये नंबर दिया रहा है उसको आपको डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन है 21, 12, 22 या 31। कन्वर्ट्स द बाइनरी इक्विवेलेंट, एकदम इजी है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है आपके डेसिमल इक्विवेलेंट में। बाइनरी नंबर दिया रहा है, ये आपका नंबर है, इसको आपको डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। ऑप्शंस आपके 21 है, 12 है, 22 है, 31 है। तो इसका आपको सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा। अगर कोई दिक्कत आता है तो इसको सॉल्यूशन मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। इसकी PDF आपको हमारे ऐप CGPSC नॉलेज हब में अवेलेबल हो जाएगी। दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।